हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में, एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड के बारे में। जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल फेल होने के बाद जो है रदरफोर्ड ने जो है अपना एटॉमिक मॉडल दिया, और इसका जो एटॉमिक मॉडल था वो मेनली बेस्ड था इसके खुद के एक्सपेरिमेंट के ऊपर, और उस बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है इसका, उसको जाना जाता है रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसने इस एक्सपेरिमेंट को कैसे किया, लास्ट ईयर भी हमने पढ़ा था इस एक्सपेरिमेंट को। इन्होंने एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट इस जगह पर रख दिया, और यहाँ से जो है अल्फा पार्टिकल्स इन्होंने यहाँ से निकलना शुरू हो गए इस रेडियोएक्टिव एलिमेंट में से, और ये कुछ ग्रिड्स लगा दी ताकि अल्फा पार्टिकल इधर उधर नहीं जाए, एकदम स्ट्रेट लाइन में ये जाए। ये ग्रिड्स इसके बीच में लगा दी, ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से जा रहे हैं और जा रहे हैं, ये अल्फा पार्टिकल्स सीधे गोल्ड फॉयल से टकरा रहे हैं, और गोल्ड फॉयल को पार करके और मैक्सिमम जो है जाके पीछे एक सेमी सर्कुलर एक कवरिंग बनी हुई है जिसके ऊपर जो जेडन जिंक सल्फेट से जो उसके ऊपर जो है डाला गया है या उसके ऊपर कवर किया गया है जिंक सल्फेट का। जैसे अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर गिरते हैं तो वहां पर एक स्पेशल टाइप की शाइनिंग वहां पर होती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि अल्फा पार्टिकल किस जगह पे जाके टकरा रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे आर पार निकल जाते हैं और आर पार निकल के सीधे स्ट्रेट लाइन में जाके टकराते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ जो है करीब जो है 5000 में से 1 जो है वो कुछ स्पेशल एंगल से टकराते हैं, सीधे नहीं टकराते हैं, कुछ एंगल बना के वो टकराते हैं। और करीब ऐसा माना जाता है कि 8000 में से 1 पार्टिकल जो है सीधा यहाँ से जो है 90 डिग्री के एंगल पे घूम जाता है। कितने पे घूम जाता है? 90 डिग्री के एंगल पे घूम जाता है 8000 में से 1 पार्टिकल। यानी टोटल आप 8000 पार्टिकल इसके ऊपर डालेंगे तो उनमें से 1 पार्टिकल ऐसा होगा जो कि 90 डिग्री के एंगल पे घूम जाएगा, इधर भी 90 डिग्री के एंगल पे घूम जाएगा। और एक और चीज इन्होंने ऑब्जर्व की यहाँ पे कि कुछ पार्टिकल जो जिनकी नंबर बहुत कम थी, 20,000 में से 1, बहुत कम रेशियो था, 20,000 में से 1 जो पार्टिकल हैं वो वापस उसी डायरेक्शन में आ गए, ठीक है। 180 के एंगल से वो उससे गोल्ड फॉयल से टकरा कर वापस आ गए, और इस चीज को देखकर वो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबिलिटी फील हुई, थोड़ा सा कि बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाली घटना थी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी थिन फॉयल जो है वो अल्फा पार्टिकल को रोके, ऐसा हो ही नहीं सकता। और उन्होंने इसको जो है उसके लिए एक लाइन वहां पर लिखी, Rutherford was shocked and he explained its observation in his word. This result was also incredible है बिल्कुल, तो जो हो ही नहीं सकता। As if you are fire a 15-inch shell, artillery shell of artillery, तोप का गोला जो होता है उसको 15 इंच मोटा तोप का गोला आप अगर फायर करते हैं, एंड अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर जो कि टिश्यू पेपर के पीस से टकराकर एंड कम्स टू बैक एंड हिट यू, ठीक है। आप 15 इंच का मोटा तोप का गोला फायर करते हैं और वो एक टिश्यू पेपर से टकरा के वापस आपके ऊपर या आपको हिट कर देता है, तो ये पॉसिबल नहीं कि टिश्यू पेपर से टकराकर कोई गोला वो टिश्यू पेपर को तोड़ नहीं पा रहा है। तो सेम ये जो चीज यहाँ पर हुई कि 20,000 में से 1 पार्टिकल जो है यहाँ से टकराकर वापस यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ये इसके जो ऑब्जर्वेशन थे और इन्हीं ऑब्जर्वेशन के बेस पे इन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले, ठीक है। पहले एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट कर और ये 5-6 ऑब्जर्वेशंस निकाले। कौन कौन से पे एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। 99% अल्फा पार्टिकल पास हो गए, बिल्कुल। बहुत स्मॉल क्वांटिटी में जो थे
अबाउट 55,000 में से 1 या 4,000 में से 1 जो है वो कुछ स्पेशल एंगल से वहां से रिफ्लेक्ट हो गए, सीधे नहीं गए, स्पेशल एंगल से, थोड़े एंगल से, कोई 30 के एंगल से, कोई 60 के एंगल से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गए। 8,000 में से 1 पार्टिकल 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो गया एंड 20,000 में से 1 पार्टिकल 180 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो गया। ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थे और इन्हीं ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाले कि 99% एरिया में से जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो आर पार जा रहे हैं। इसका मतलब एटम का 99% एरिया खाली है। क्या मतलब हुआ इसका कि एटम का 99% एरिया खाली है या उससे भी ज्यादा जो है एरिया खाली होता है। देन द फर्स्ट कंक्लूजन था इनका, सिंस द मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल and deflected, its mean there must be empty space within the atom. एटम खाली होता है, जैसा कि जे थॉमसन ने बताया था कि क्या होता है, प्लस और माइनस से मिलकर बना भरा हुआ होता है पूरा वाटरमेलन की तरह, वैसा नहीं होता है। इन्होंने बताया कि मैक्सिमम हिस्सा खाली होता है। अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड हैव कंसिडरेबल मास and they can be deflected only if they comes closer some having positively charged mass which produce enormous focus on the repulsor। इन्होंने बताया कि अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं इनके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल के ऊपर खुद पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं और जब ये यहाँ जाएंगे और टकराएंगे तो रिफ्लेक्ट कब होंगे, जब कोई इनके सामने पॉजिटिव आ जाए। जब पॉजिटिव से टकराता है तब ये क्या होता है, रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, तब इस जगह पर इस फॉइल के अंदर भी कोई पॉजिटिव चार्ज होगा। जब ये यहाँ से जाते हैं तो उस पॉजिटिव चार्ज से जाके टकराते हैं और सामने कोई पॉजिटिव चार्ज होता है, आता है, तब उससे क्या करते हैं, रिपेल होते हैं। और वो रिपेल टकराने के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल जब सामने से जाके टकराते हैं तो वापस आएंगे, फिर थोड़ा साइड में से टकराते हैं तो थोड़ा साइड के एंगल में से घूम जाएंगे, थोड़ा कम साइड में से जाते हैं तो 90 के एंगल से घूम जाएंगे। तो ये कोलिजन जो हो रहा है इस यहाँ से आने वाले अल्फा पार्टिकल और ये इसके अंदर जो भी कुछ यहाँ पॉजिटिव है। अभी वैसे तो आप जानते हो क्या होता है, पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है। क्या जानते हो आप, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है। तो ये जो भी था यहाँ पर अभी इनको पता नहीं था, हमने तो लास्ट ईयर पढ़ लिया इसलिए हमें तो पता है कि यहाँ न्यूक्लियस है इसका। तो ये न्यूक्लियस के जितने नजदीक से होकर गुजरेंगे उतना ही रिफ्लेक्शन, उतने ही रिफ्लेक्ट होकर ये यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, तो इन्होंने बताया इस के बेसिस पे कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं इनको रिफ्लेक्ट करने वाला कोई पॉजिटिव चार्ज वाला ही होगा। Since some alpha particles reflect to certain angle means there is a heavy positively charge। कुछ अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ एंगल से वहां से निकलते हैं और उनके ऊपर जो है भारी पॉजिटिव चार्ज होता है which is present in the atom, जो कि एटम में प्रेजेंट होता है, occupied very small space, और बहुत कम एरिया को वो ऑक्यूपाई करने का काम करता है। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर कुछ न कुछ होता है इसके बीच में, एक सेंटर में जो कि बहुत ज्यादा हैवी होता है और वो अल्फा पार्टिकल से हैवी होता है और उसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर होता है और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो उसको आसानी से जो है क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देता है। On the basis of observation Rutherford perform a model। अब इसके बेसिस पे जो है ये सारी ऑब्जर्वेशन उसको मिली। क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिली उसको, कि मैक्सिमम हिस्सा तो खाली होता है, बीच में कोई पॉजिटिवली चार्ज हैवी मास होता है और वो हैवी मास ही अल्फा पार्टिकल को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। तो इन सब ऑब्जर्वेशन को देखते हुए उन्होंने जो है एटॉमिक मॉडल दिया और एटॉमिक मॉडल जो दिया उसमें उन्होंने बताया कि इसका जो एंटायर पॉजिटिव चार्ज होता है, एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम लोकेट इनटू द न्यूक्लियस, मैक्सिमम जो इसका चार्जेस होता है
वो बीच में किस में होता है, न्यूक्लियस में होता है, जिसका पूरा चार्ज का होता है पॉजिटिव होता है। मोस्ट ऑफ पार्ट एटम वैकेंट इन विच द इलेक्ट्रॉन आर मूविंग इन ए क्लोज सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, दिस सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। इन्होंने बताया कि ये न्यूक्लियस होता है सेंटर में और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके अलावा इसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स होती है और इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो है इनमें मूव करते हैं। इनका जो इलेक्ट्रॉन जो है इन सर्कुलर अलग अलग जो ऑर्बिट्स होते हैं उन ऑर्बिट्स के अंदर मूवमेंट करते हैं। Atom is electrically neutral, so the certain number of electrons and protons are same into the atom. ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट में होंगे उतने ही प्रोटॉन यहाँ इस न्यूक्लियस के अंदर होंगे, तभी ये क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। यानी हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। एटम हमेशा जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पाया जाता है क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों की नंबर सेम होती है और दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देती है। न्यूक्लियस की साइज जो है बहुत छोटी होती है और जो न्यूक्लियस की साइज है एटम के कंपैरेटिवली इसकी होती है 10⁻⁻15 मीटर और इसकी अगर हम बात करें 10⁻⁻10 मीटर होती है एटम की साइज जो होती है 10⁻⁻10 मीटर के आसपास होती है, इसका डायमीटर जो होता है, और न्यूक्लियस जो है उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी नहीं होते हैं और ये सोलर सिस्टम की तरह ही यहाँ पर वर्क करते हैं। सोलर सिस्टम में जैसे बीच में सन होता है और उसकी ऑर्बिट जो होती है उस ऑर्बिट के अंदर प्लैनेट जो है रिवॉल्व होते रहते हैं, उसी तरह से रिवॉल्यूशन यहाँ पर चलता रहता है और ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो एक फोर्स अंदर की तरफ यहाँ पर लगती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगती है। एक फोर्स बाहर जब भी घूमते हैं तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगती है और इस नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक अंदर की तरफ फोर्स होती है। तो एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ जो फोर्स होती है वो बिल्कुल इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल होती है और इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाते हैं, नहीं अंदर की तरफ आते हैं और एक फिक्स ऑर्बिट में ये क्या करते हैं, पूरा साइकिल इनका कंप्लीट करते रहते हैं, चक्कर इसमें लगाते रहते हैं। तो ये बिल्कुल सोलर सिस्टम की तरह ही, जैसे सोलर सिस्टम में प्लैनेट सन के चारों तरफ मूव करते रहते हैं, वैसे ही इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर होल्ड टुगेदर बाय ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े रहते हैं। एंड अट्रैक्शन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है जो अंदर की तरफ खींचती है और एक बाहर की तरफ फोर्स काम करती है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है और ये दोनों फोर्स मिलकर एक फिक्स ऑर्बिट में उसको घुमाते रहते हैं। मोस्ट ऑफ स्पेस इन द एटम बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज एम्प्टी। मैक्सिमम हिस्सा जो होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच वाला वो खाली होता है। ठीक है, तो ये मॉडल जो है रदरफोर्ड ने दिया इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे। एक बार फिर मैं बता रहा शॉर्ट में कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इसके चारों तरफ बहुत सारी ऑर्बिट्स होती है और इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व होते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन और इनके बीच में जो है अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स के नाम से जानते हैं, और एक फोर्स जो है बाहर की तरफ अप्लाई होता है जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, इसकी वजह से ये इसमें बैलेंस होकर रिवॉल्व होते रहते हैं, इसके अंदर घूमते रहते हैं। ठीक है, ना तो बाहर जाते हैं ना अंदर की तरफ ये जाते हैं, नहीं इनकी कोई एनर्जी खर्च होती है इस जगह पे। ठीक है, और मैक्सिमम हिस्सा जो है इनका खाली होता है और ये यहाँ पर जो बिल्कुल ये जो मॉडल होता है इसको हम सोलर सिस्टम मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि ये बिल्कुल सोलर सिस्टम की तरह ही वर्क करता है, जैसे सोलर सिस्टम वर्क करता है वैसे ही ये सोलर सिस्टम की तरह ही यहाँ पर वर्क करता है। अब इसके बाद में बात करेंगे इसकी ड्रॉबैक।
अब देखिए इतना अच्छा मॉडल इन्होंने दिया है, इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट करके, और उसके बावजूद भी देखिए ये भी अभी जो है इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी कमियां इसके अंदर है, और अभी भी 100% सही इसको नहीं माना जाता है। इसको जो है आगे भी जो है इम्प्रूव किया गया। अब मेन ड्रॉबैक्स की इसकी बात कर लेते हैं। सबसे मेन जो ड्रॉबैक है इसमें, फर्स्ट ड्रॉबैक ही कैन नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, या ये इलेक्ट्रॉन वास्तव में क्या इन ऑर्बिट में मूव करते हैं, इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे पाएगा। इन दिस मॉडल न्यूक्लियस compared to the sun and electron compared to the planet. So the gravitation force, electrostatic force apply on the electron, so the electron can be fall in the nucleus. यहाँ ऐसा माना जाता है कि ये प्लेनेट की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन प्लेनेट है, और ये जो है सन है, तो इसके ऊपर फोर्स काम करेगी, तो इसको इसमें गिर जाना चाहिए, जो कि कभी नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन कभी इसके अंदर नहीं गिरते हैं। He cannot be explain the stability of atom. ये पूरी तरह से स्टेबिलिटी ऑफ एटम, हालांकि इसने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जो है क्या बताया, एक दूसरे को बैलेंस करना बताया, लेकिन ये जो है 100% सही नहीं है। He cannot explain the stability of an atom. एटम की स्टेबिलिटी को ये कभी भी एक्सप्लेन नहीं करता है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसके एक्सपेरिमेंट में, कि मैक्सवेल ने बताया था उसने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर कि जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व होते हैं, वो क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, और एनर्जी अगर ये रिलीज करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे एनर्जी कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, और एक दिन क्या होगा, वो कहाँ न्यूक्लियस में आके गिर जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, moving electron in circular orbit will be emitted radiations, so energy of electron continuously decrease, और इसकी वजह से इसकी एनर्जी जो है कंटिन्यू डिक्रीज होती है, therefore it will be fall down at the end of nucleus, और लास्ट में वो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, but effect is not in the case, और ऐसा कभी नहीं होता है। तो मैक्सवेल ने की वजह से इसकी थ्योरी जो है वो सही नहीं मानी जाती है। हालांकि बाद में पता चला, तो ये पता चला कि मैक्सवेल भी गलत था। क्या था, मैक्सवेल ने जिस बेसिस पे कहा था कि एनर्जी इमिट करते हैं इलेक्ट्रॉन, उसने अलग ही तरीके से उसने स्पेक्ट्रम बनाया था मैक्सवेल ने, और वो स्पेक्ट्रम जो है बिल्कुल अलग कंडीशन का स्पेक्ट्रम था। उसकी बात करने यहाँ बना भी बोर मॉडल के अंदर। रदरफोर्ड कैन नॉट बी एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशंस, और ये स्पेक्ट्रम किस तरह से बनता है उसके बारे में भी रदरफोर्ड ने कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो बोहर के जो मॉडल है उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।